आज हम लोग पढ़ेंगे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में थर्ड इफ एल्स इफ लैडर। इसे हम कंटिन्यू करेंगे। इन द इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट द कंट्रोल checks the test condition from top to bottom. As soon as control finds the true test condition, it executes the statement or statements associated with that if statement. If all the specified test condition becomes false, then final else part containing a statement will be executed. That means हम ये कहना चाह रहे हैं कि if else if लैडर के केस में कंट्रोल हर एक if स्टेटमेंट को चेक करता है, यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक सीक्वेंशियली चेक करता है। जैसे ही ट्रू कंडीशन ट्रू मिलता है, उससे एसोसिएटेड स्टेटमेंट, या हम ये कहें कि उस इफ के बाद जो जस्ट स्टेटमेंट हम लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसको कंट्रोल एग्जीक्यूट करता है। और अगर कोई भी कंडीशन इफ एल्स के अंदर कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं मिलता है, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है, देन फाइनली कंट्रोल जो लास्ट में एल्स लिखा हुआ है उसके अंदर एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट होगा उससे एग्जीक्यूट करेगा। अब हम इसका जनरल फॉर्म, जनरल सिंटेक्स देखते हैं कि इफ एल्स इफ लैडर कौन सा सिंटेक्स फॉलो करता है। तो इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट सबसे पहले इफ, उसके बाद टेस्ट कंडीशन 1, पहला टेस्ट कंडीशन हम यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं, और फिर स्टेटमेंट 1 या कह लीजिए इंस्ट्रक्शन 1, देन एल्स इफ, फिर हम दूसरा टेस्ट कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं, और फिर एसोसिएटेड स्टेटमेंट लिखते हैं सेकेंड। फिर इसी तरीके से तीसरा टेस्ट इफ एल्स इफ लिखते हैं, उसके अंदर टेस्ट कंडीशन लिखते हैं, और फिर स्टेटमेंट 3 लिखते हैं। इस तरह हम में जितना रिक्वायरमेंट है, हम एज पर रिक्वायरमेंट हम एल्स इफ लिख सकते हैं, और लास्ट में हम एल्स पार्ट लिखते हैं, और एल्स पार्ट के अंदर जाके हम स्टेटमेंट लिखते हैं। तो एल्स पार्ट कहने का मतलब ये हो रहा है कि जब सारे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे, उस सिचुएशन में हम कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, दैट स्टेटमेंट इज रिटन इनसाइड द दिस फाइनल एल्स पार्ट। नाउ फ्लो चार्ट ऑफ दिस इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट एज यूजुअल हम लोग जैसे बनाते हैं, स्टार्ट सिंबल लेंगे, फिर टेस्ट कंडीशन, पहला टेस्ट कंडीशन के लिए डायमंड सिंबल यूज़ कर रहे हैं। अगर वो ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स होता है तो फिर दूसरा एल्स इफ पार्ट, दूसरा टेस्ट कंडीशन चेक होगा, और यह भी ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 2 के पास जाएगा, और अगर यहाँ पर भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है
तो स्टेटमेंट, फिर इस तरह से ये एग्जीक्यूशन होगा। और यहाँ पर हम लिख रहे हैं स्टेटमेंट इनसाइड द फाइनल। इसका मतलब ये हो गया कि सारे ही टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो फाइनल एल्स पार्ट का जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए ये हम दिखा रहे हैं प्रोसेसिंग, देन इट विल स्टॉप, टर्मिनेट। नाउ लेट अस सी एन एग्जाम्पल। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम लेके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैंने यहाँ पर मार्क्स एक वेरिएबल लिया है जो इंटीजर टाइप का है, जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। पहला जो मैंने इफ स्टेटमेंट लिखा है उसके अंदर लिखा है इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80। अब हम लोग जानते हैं कि कंडीशन आइदर बिकम्स ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो कंट्रोल इसके जस्ट बाद जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन एक्सीलेंट, इसको प्रोसेस करेगा। और यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो कंट्रोल नेक्स्ट जो एल्सिफ पार्ट में कंडीशन लिखा हुआ है उसको इवेलुएट करेगा, उसको चेक करेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स लेस देन 80 एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 70। अगर ये ट्रू हो जाता है तो कंट्रोल सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन यानी कि फर्स्ट डिवीजन को प्रोसेस करेगा। सपोज कीजिए ये फॉल्स हो जाता है, देन कंट्रोल मूव फॉर नेक्स्ट एल्स इफ स्टेटमेंट। और हियर वी हैव रिटन मार्क्स लेस देन 70 एंड मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60। If it becomes true, then just follow a statement, following a statement, system dot out dot println second division will be processed। और अगर यह भी फॉल्स हो गया यानी कि ऊपर लिखे सभी ही कंडीशंस फॉल्स हो गए तो ये जो फाइनल एल्स पार्ट में सिस्टम डॉट आउट println फेल लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा। और लास्ट में सिस्टम डॉट आउट println गुड बाय। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट एक्चुअली इट इज ए मल्टी वे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इन केस ऑफ स्विच स्टेटमेंट कंट्रोल जो है वो स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन वेरिएबल हम लिखते हैं उसके वैल्यू को केस वैल्यू से मैच कराता है। यानी कि इन केस ऑफ switch statement control evaluates the expression or variable in switch and compares value of expression or variable with case value. If the expression matches, if the variable or expression का वैल्यू केस वैल्यू से मैच कर जाता है देन स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विथ दैट केस इज एग्जीक्यूटेड। और इफ नन ऑफ द केस वैल्यू मैचेज देन कंट्रोल एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट्स और स्टेटमेंट
written in the default part. अगर कोई भी केस वैल्यू से मैच नहीं हो पाता है, देन कंट्रोल डिफॉल्ट पार्ट में, स्विच के बॉडी के अंदर जो डिफॉल्ट पार्ट में स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा उसे केवल एग्जीक्यूट करके बाहर निकल जाएगा। अब इसके अंदर कुछ टर्म यूज होंगे जैसे ब्रेक। तो द ब्रेक स्टेटमेंट टेक्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल out of the switch statement. Without the break statement, execution would continue to the next case and so on. और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, जनरली the value of expression or variable in the switch statement should be of type integer or char. And next point is default statement, that is optional, is the last statement of the switch case and it executes only when the values stored in the switch expression does not match with any case value. Now जनरल फॉर्म ऑफ स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोग स्विच लिखते हैं, उसके अंदर एक्सप्रेशन या वेरिएबल नेम लिखते हैं, उसके बाद ओपनिंग ब्रास लगाते हैं, देन केस और केस वैल्यू 1 कॉलन स्टेटमेंट 1 सेमी कॉलन, देन ब्रेक, फिर केस वैल्यू कॉलन स्टेटमेंट 2 सेमी कॉलन ब्रेक सेमी कॉलन, केस वैल्यू 3 कॉलन स्टेटमेंट 3 सेमी कॉलन ब्रेक। और इस तरह से हम एज पर रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ केस और केस वैल्यू स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और लास्टली हम डिफॉल्ट पार्ट लिखते हैं। सो हाउ इट एग्जीक्यूट्स, हाउ इट वर्क्स। तो सबसे पहले स्विच के अंदर जो एक्सप्रेशन है या जो वेरिएबल नेम हम लिखेंगे उसके वैल्यू से केस के साथ जो केस वैल्यू लिखा हुआ है, इस केस वैल्यू और उस वेरिएबल और एक्सप्रेशन का वैल्यू का मैचिंग कराया जाएगा। अगर पहला केस वैल्यू एक्सप्रेशन के वैल्यू से मैच करता है देन स्टेटमेंट 1 विल बी एग्जीक्यूटेड एंड देन ब्रेक इज एग्जीक्यूटेड एंड इट्स गेट आउट फ्रॉम द स्विच बॉडी ऑफ द स्विच। सपोज कीजिए कि पहला केस वैल्यू से मैच नहीं हुआ, तो फिर कंट्रोल दूसरे केस वैल्यू से ऊपर जो एक्सप्रेशन है और वेरिएबल के वैल्यू से मैच कराएगा। अगर यहाँ पर मैच नहीं होता है तो फिर कंट्रोल तीसरे केस वैल्यू के पास जाएगा और वहाँ पे जो मैच कराएगा। अगर मैच होता है तो फिर स्टेटमेंट 3 विल बी एग्जीक्यूटेड और देन कंट्रोल गेट आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द स्विच। और सपोज कीजिए कि नन ऑफ केस वैल्यू मैच विद द एक्सप्रेशन और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ द स्विच, देन डिफॉल्ट पार्ट, ओनली डिफॉल्ट पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। और कभी कभी ब्रेक और विदाउट ब्रेक, ब्रेक और विदाउट ब्रेक में क्या है, अगर हम ब्रेक नहीं लिखते हैं तो क्या होगा। सपोज कीजिए कि आपका केस वैल्यू 2
से मैच कर गया एक्सप्रेशन और वेरिएबल का वैल्यू, देन ऑब्वियस स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रेक नहीं लगा हुआ है, तो योर कंट्रोल विल नॉट get out from the switch, body of the switch. It will still continue to execute case value 3 and statement 3. So this is the difference between without break and with break. Now let us see an example. हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है x, स्विच के अंदर से उसको पास कराया, फिर लिखा है केस 1 कॉलन सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन इंडिया ब्रेक, केस 2 कॉलन सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन कोलकाता ब्रेक, देन केस 3 सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन मुंबई break, then default part system dot out println wrong choice. अब how it will work, x का जो भी वैल्यू हम देंगे उससे इस केस वैल्यू यानी कि 1 से लेके 3 तक, पहला केस वैल्यू क्या है 1 है, मैच कराएगा, if it matches then system dot out println India will be processed and your control will be get out from the switch body of the switch. और अगर केस वैल्यू x का वैल्यू पहले केस वैल्यू से मैच नहीं हुआ तो फिर दूसरे केस वैल्यू के पास जाएगा, फिर तीसरे के पास जाएगा, और अगर कोई भी मैचिंग नहीं मिला देन डिफॉल्ट पार्ट यानी कि रॉन्ग चॉइस विल बी एग्जीक्यूटेड और योर कंट्रोल गेट आउट फ्रॉम द स्विच स्टेटमेंट. Thank you.